हेलो क्लास। कल हमने DBMS का मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट यूनिट खत्म किया। अब आज से हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, है ना। फर्स्ट यूनिट में हम दो चीज़ पढ़ें। पहला है इंट्रोडक्शन टू DBMS। देयर आर टू पार्ट्स इन फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू DBMS एंड सेकेंड वन इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सेकेंड हम क्या पढ़े थे? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक, तो अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। ठीक है, सेकेंड यूनिट का क्या है? सेकेंड यूनिट है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। जो सेकेंड यूनिट है वो है, सेकेंड यूनिट में भी दो पार्ट है। उसका पहला पार्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। ठीक, तो हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। यूनिट टू, यूनिट टू का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं। इसमें भी दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। सो जो इसका पहला पार्ट है वो है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। तो सेकेंड यूनिट में फर्स्ट पार्ट रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम ये जाने कि आखिर में इस चैप्टर का मतलब क्या है। इस चैप्टर का मतलब क्या है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर का मतलब क्या है? तो ये चैप्टर जो है वो क्या क्या बताएगा? रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। हमें एक डेटा मॉडल पढ़ना है जो कि किस टाइप का है? रिलेशनल है ना। जो बेसिक डेटा मॉडल्स बताया गया था इंट्रोडक्शन टू DBMS में, उसमें से एक रिलेशनल मॉडल भी था। तो उसी रिलेशनल मॉडल को या रिलेशनल डेटा मॉडल को हमें पढ़ना है और उसको ऑपरेट करने के लिए, या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या उस पर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, है ना। उसके बाद उसके लैंग्वेजेस उसको ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। तो देखा जाए अब इसको, सबसे पहले जाना जाए कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जाने? रिलेशनल डेटा मॉडल होता क्या है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट में अब देखिए, लास्ट जब लेक्चर में ये डिस्कस किया जा रहा था कि बेसिक डेटा मॉडल्स कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल था और दूसरा क्या था? रिलेशनल मॉडल था। फर्स्ट इज एंटिटी एंड सेकंड वन इज रिलेशनल डेटा मॉडल। तो देखिए, रिलेशनल डेटा मॉडल है क्या? रिलेशनल डेटा मॉडल है क्या? रिलेशनल डेटा मॉडल एक ऐसा डेटा मॉडल जो कि रिलेशनल टाइप का हो। एक ऐसा डेटा मॉडल जो कि रिलेशनल टाइप का हो, वो कहलाएगा रिलेशनल डेटा मॉडल। वो क्या कहलाएगा? रिलेशनल डेटा मॉडल। और डेटा मॉडल विथ रिलेशनल टाइप, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? रिलेशनल डेटा मॉडल कहलाएगा भाई। एक ऐसा डेटा मॉडल जो कि रिलेशनल टाइप का, वो क्या कहलाएगा? रिलेशनल डेटा मॉडल। अब रिलेशनल क्या होता है? रिलेशनल क्या होता है? ऐसा डेटा मॉडल या एक ऐसा डेटाबेस या फिर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें।
जिसमें हम एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वो क्या कहलाता है? रिलेशनल डेटा मॉडल। अ डेटा मॉडल और सिंपली अ मॉडल इन विच वी रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम or we represent the data in the form of table, then this data model is called a relational data model. वो डेटा मॉडल क्या कहलाएगा? रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक, सो a model in which data is in टेबुलर फॉर्म, डेटा इज इन टेबुलर फॉर्म, है ना? तो ये आपका रिलेशनल डेटा मॉडल कहलाएगा। भाई रिलेशनल डेटा मॉडल का क्या मतलब है? एक ऐसा डेटा मॉडल या फिर डेटा का ऐसा रिप्रेजेंटेशन या फिर डेटा का ऐसा स्ट्रक्चर या फिर डेटाबेस का ऐसा डिजाइन जिसमें हम एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जिसमें हम डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जिसमें हम डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वो डेटा मॉडल कहलाएगा रिलेशनल डेटा मॉडल। वो क्या कहलाएगा? रिलेशनल डेटा मॉडल। तो सबसे पहले तो ये पार्ट क्लियर हो गया क्या क्या रिलेशनल डेटा मॉडल होता क्या है। ये पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशनल डेटा मॉडल होता क्या है। अब जो रिलेशनल डेटा मॉडल मेरे पास बन गया, इसका मतलब जो रिलेशनल डेटा मॉडल बना मेरे पास, वो क्या बना? एक टेबल बना, है ना? इस टेबल में कुछ रोज होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे, इसको क्या बोलेंगे? टेबल बोलेंगे। ये क्या होता है? ये क्या कहलाता है? ये रोज कहलाता है। हॉरिजॉन्टल इज रोज एंड वर्टिकल इज कॉलम्स। ठीक, अब ये क्या होगा? ये एक रिलेशनल डेटा मॉडल होगा। ये क्या होगा? रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्यों रिलेशनल होगा? क्योंकि डेटा को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं? डेटा को हम रो एंड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये रिलेशनल डेटा मॉडल होगा। अब इस रिलेशनल डेटा मॉडल को ऑपरेट करने के लिए, इस डेटा मॉडल को ऑपरेट करने के लिए या फिर इस डेटा मॉडल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए या इस डेटा मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए जिन लैंग्वेजेस का यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? रिलेशनल लैंग्वेज या फिर रिलेशनल डेटा मॉडल लैंग्वेज। रिलेशनल लैंग्वेज क्या बोलते हैं इसको? रिलेशनल लैंग्वेज। तो इस चैप्टर का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। हमें ये पढ़ना है कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है और उसके लैंग्वेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो एक ऐसा डेटा मॉडल जिसमें हम डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या जिसमें हम डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो डेटा मॉडल कहलाता है रिलेशनल डेटा मॉडल। और उस रिलेशनल डेटा मॉडल को ऑपरेट करने के लिए जिस लैंग्वेज की आवश्यकता होती है वो कहलाता है रिलेशनल डेटा मॉडल लैंग्वेज और सिंपली रिलेशनल लैंग्वेज। अगर इसको एक बार इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा? A data model in which we represent the data element in the form of row and column or in the form of table, then this representation of data is known as a relational data model, and the language which is used to operate the relational data model or which is used to execute the relational database is simply known as relational language। ठीक, तो इस चैप्टर का मतलब ये हो गया। ठीक, अब देखिए इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल। अब इसमें जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल। इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल, इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल, है ना? इसको हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट्स में।
रिलेशनल डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट्स। हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट्स की। उसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल। इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल, देखिए एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर E.F. कॉड, डॉक्टर E.F. कॉड, है ना, एडगर फ्रैंक कॉड। इन्होंने 1970s में एक डेटा मॉडल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक, एक साइंटिस्ट थे डीबीएमएस के या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर E.F. कॉड, जिसको बुलाता है एडगर फ्रैंक कॉड, जिसका फुल फॉर्म है एडगर फ्रैंक कॉड, है ना। इन्होंने 1970s में एक डेटा मॉडल दिया या फिर एक डेटा मॉडल के कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। उन्होंने डेटा मॉडल को क्रिएट करने का या डेटा मॉडल को डिजाइन करने का कुछ कॉन्सेप्ट्स दिया, ठीक है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम एक डेटा मॉडल बनाया गया उस टाइम, और उसी डेटा मॉडल को हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल। उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल। डॉक्टर E.F. कॉड के 12 कॉर्ड्स रूल, ये 12 रूल थे डॉक्टर E.F. कॉड को, जिसको यूज करके एक डेटा मॉडल बनाया गया, उसी को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल या फिर आरडीएम। क्या बोलेंगे उसको? आरडीएम। तो डॉक्टर E.F. कॉड जो एडगर फ्रैंक कॉड साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डेटा मॉडल दिया, या उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताया। उन 12 कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जो डेटा मॉडल बनाया जाए, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, या उन्होंने एक ऐसा डेटा मॉडल बताया, उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा डेटा मॉडल जिसमें हम डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, या फिर जिसमें हम डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वो कहलाएगा रिलेशनल डेटा मॉडल। वो क्या कहलाएगा? रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक, तो 12 कॉर्ड्स रूल को यूज करके हमने एक डेटा मॉडल बनाया। वो डेटा मॉडल किस टाइप का था? वो डेटा मॉडल ऐसा था जिसमें जो डेटा था वो किसके फॉर्म में था? रो एंड कॉलम के फॉर्म में था, या फिर जिसमें जो डेटा था वो किसके फॉर्म में था? वो डेटा टेबल के फॉर्म में था। ठीक, वो डेटा मॉडल कहलाएगा रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, E.F. कॉड ये बताते हैं डेटा in the form of two-dimensional table, है ना, और डेटा in the form of rows and columns, ठीक। डेटा इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल टेबल और डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक, तो ये जो डेटा मॉडल बना, इसको क्या बोला जाएगा? ये जो डेटा मॉडल बना, इसको बोला जाएगा रिलेशनल डेटा मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? रिलेशनल
डेटा मॉडल, है ना, रिलेशनल डेटा मॉडल, ये कहलाएगा रिलेशनल डेटा मॉडल। अब ये बताइए, अब एक क्वेश्चन ये आता है या फिर एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि आखिर में रिलेशनल डेटा मॉडल है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए या इसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। भाई डीबीएमएस यही तो है कि एक डेटाबेस हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी न किसी प्रोग्राम या किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज किया जाए, वो कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही बताया गया था। तो अब देखिए, अब अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास एक रिलेशनल डेटा मॉडल है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको इंप्लीमेंट करने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तभी तो वो डीबीएमएस बनेगा, तभी तो वो डीबीएमएस बनेगा। तो जब किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है रिलेशनल सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? रिलेशनल सॉफ्टवेयर। इसी रिलेशनल डेटा मॉडल को हम रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस, है ना। अब इस रिलेशनल डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, इस रिलेशनल डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेट और इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट, इस रिलेशनल डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? वो सॉफ्टवेयर कहलाता है रिलेशनल सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? रिलेशनल सॉफ्टवेयर। टू ऑपरेट और इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट, ये हुआ, है ना। वी नीड सॉफ्टवेयर, हम क्या, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, है ना। और यही सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यही सॉफ्टवेयर कहलाता है रिलेशनल सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है ये? रिलेशनल सॉफ्टवेयर, है ना। ये क्या कहलाएगा? रिलेशनल सॉफ्टवेयर। तो फिर से अगर इस सिनारियो को समझा जाए या उसके आगे हम लिख दें, कुछ पॉपुलर रिलेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ पॉपुलर रिलेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं। अब इसको चूंकि यहाँ वीडियो में इसके आगे आएगा नहीं तो हम इसको यहाँ प्रोसीड करते हैं। कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं। सबसे पहले तो हम बात करें एसक्यूएल की। किसकी बात करें? एसक्यूएल की। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अभी इसके आगे इसमें पढ़ेंगे डिटेल में, सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट में यही है ही। तो सबसे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो क्या है? एसक्यूएल। फिर एक दूसरा क्या है? ओरेकल, ओरेकल, है ना। फिर साइबेस, साइबेस। फिर आईबीएम का है DB2, आईबीएम का क्या है? DB2। ठीक, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या कहलाएंगे? रिलेशनल सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। भाई रिलेशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और कुछ पॉपुलर रिलेशनल सॉफ्टवेयर ये हैं, तो ये जाहिर सी बात है क्या कहलाएंगे? ये रिलेशनल सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। कौन कौन से हैं? एसक्यूएल है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, ओरेकल खुद का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, उसके बाद साइबेस है, फिर DB2 है। DB2 का फुल फॉर्म है डेटाबेस वर्जन 2। डेटाबेस 2 का मतलब वर्जन 2। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस कंप्लीट सिनारियो को समझा जाए, इस कंप्लीट सिनारियो को समझा जाए तो रिलेशनल डेटा मॉडल होता क्या है? देखिए, डेटा इन द रिलेशनल डेटा मॉडल के कॉन्सेप्ट को अगर समझा जाए तो सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डॉक्टर EF कॉर्ड। डॉक्टर EF कॉर्ड मीन्स डॉक्टर एडगर कॉर्ड। 1970s में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया या फिर इन्होंने एक डेटा मॉडल दिया जिसको बोला जाता है रिलेशनल डेटा मॉडल। क्या बोला जाता है? रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में जो डेटा होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल में जो डेटा होता है वो किसके फॉर्म में होता है? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में या फिर 2 डायमेंशनल टेबल के फॉर्म में। ठीक, वही रिलेशनल डेटा मॉडल या वही रिलेशनल डेटा मॉडल क्या कहलाता है? रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है।
अब उस रिलेशनल डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? रिलेशनल सॉफ्टवेयर। कुछ इंपॉर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं। सबसे पहला है तो एसक्यूएल है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दूसरा है ओरेकल। फिर तीसरा क्या है? साइबेस। चौथा क्या है? DB2। DB2 का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस वर्जन 2। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? एसक्यूएल है। ठीक, तो फिर से अगर इस सिनारियो को समझा जाए, इस सिनारियो को फिर से समझा जाए, तो डेटा इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल और डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशनल डेटा मॉडल बोलेंगे। इस रिलेशनल डेटा मॉडल को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। इसी डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। उसी सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? रिलेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक, कुछ पॉपुलर रिलेशनल सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एसक्यूएल है, ओरेकल है, साइबेस है एंड DB2 है। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था, इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था रिलेशनल मॉडल होता क्या है। ठीक, तो अब इसके आगे बात करते हैं। इसमें हम बात करें रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर की। रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर की, इसका मतलब है रिलेशनल, जहां रिलेशनल का बात आया, अब इसके आगे पूरा डेटाबेस हम रिलेशनल डेटाबेस पढ़ेंगे। इसके आगे चाहे वो सेकंड यूनिट है, चाहे वो थर्ड यूनिट है, चाहे वो फोर्थ यूनिट और चाहे वो फिफ्थ यूनिट, हम पूरा रिलेशनल डेटाबेस की हम बात करेंगे। रिलेशनल डेटाबेस का क्या मतलब है? डेटा टेबल के फॉर्म में हम टेबल की बात करेंगे हमेशा। तो जैसे ही रिलेशनल कीवर्ड आया, इसका मतलब तुरंत मेरे माइंड में आना चाहिए कि जो डेटाबेस है वो किस टाइप का है? वो टेबल के फॉर्म में है। उसके एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं? वो एलिमेंट्स जो हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है। ठीक, तो रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास टेबल है, मेरे पास एक टेबल है, उसमें जो छोटे बड़े एलिमेंट्स हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर में इसका मतलब ये है कि कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं रिलेशनल डेटा बेस में। तो एक टेबल हम बनाते हैं सबसे पहले। एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज एंड डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज एंड डिपार्टमेंट। ठीक, ये है मेरे पास टेबल। इसमें हम एंट्रीज लिखते हैं E09898 कुछ भी एंट्री हम लिख देते हैं। ठीक है, स्मिथ 32 मार्केटिंग, स्मिथ 32 मार्केटिंग। ठीक, E19736 जोन्स 40 प्रोडक्शन, जोन्स 40 प्रोडक्शन। देन E21375 ब्लेक
28 ऑपरेशंस, ठीक। फिर E31467, E31467 क्लार्क, 52 मेंटेनेंस, ठीक है। मेरे पास एक नॉर्मल सा एक टेबल है, अच्छा इसी टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं, टेबल को ही क्या बोलते हैं, रिलेशन। अगर इस टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो नेम ऑफ द रिलेशन क्या होगा, एम्प्लॉय, है ना। इसी टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं, तो नेम ऑफ द रिलेशन इज एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें किसी एक एट्रीब्यूट पे हम प्राइमरी की यूज किए हैं। प्राइमरी की का क्या मतलब होता है, उसकी वैल्यू या तो चेंज ना हो या तो बहुत रेयरली चेंज हो। तो कौन सा होगा इसमें, एम्प्लॉय नंबर। इसमें क्या है, ये क्या है, प्राइमरी की, ठीक। फिर उसके बाद ये जो कॉलम्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एट्रीब्यूट्स। ये सारा इसके पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड डिग्री। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1 2 3 4। 4 कॉलम है तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4, है ना। टोटल नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। ये जो रो एलिमेंट हैं इनको हम बोलते हैं टपल्स। क्या बोलते हैं, टपल्स। इनको बोलते हैं टपल्स। टोटल नंबर ऑफ, तो ये जो टपल्स कहलाएंगे, ये सारे टपल्स कहलाएंगे, ठीक। टोटल नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। क्या कहलाएगा वो, कार्डिनलिटी। वो कहलाता है कार्डिनलिटी, ठीक। फिर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डोमेन। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डोमेन। क्या कहलाएगा, ये डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी है। ये अलग अलग टर्म्स हैं जो यूज होते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल में। अलग अलग टर्म्स हैं जो यूज होते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल में। अगर इसी को हम समराइज करके एक टेबल बनाएं तो देखिए क्या बनेगा। इसी को अगर हम समराइज करके एक टेबल बनाते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है वो। इसमें दो टर्म्स बनाते हैं या दो कॉलम्स बनाते हैं। एक है फॉर्मल रिलेशनल टर्म, इनफॉर्मल इक्विवेलेंस। फॉर्मल रिलेशनल टर्म और दूसरा है इनफॉर्मल इक्विवेलेंस। इनफॉर्मल इक्विवेलेंस, है ना। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम रिलेशनल में क्या बोलते हैं उसको, रिलेशनल डेटाबेस में उसको क्या बोलते हैं और उसको जनरल बातचीत में क्या बोलते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये देखा जाए। सबसे पहला है रिलेशन। रिलेशन को क्या हम बोलते हैं, टेबल, है ना, बताया गया है। सब जो बताया गया है एक डायग्राम में उसी को यहाँ समराइज किया जा रहा है। टपल, टपल को क्या बोलते हैं, रोज एंड कॉलम्स।
टपल्स, रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज, कार्डिनलिटी क्या होता है अभी बताया गया है, नंबर ऑफ रोज, उसको क्या बोला जाता है, कार्डिनलिटी। फिर एट्रीब्यूट, कॉलम और फील्ड, एट्रीब्यूट उसको क्या बोलेंगे, कॉलम और फील्ड, ठीक। फिर है डिग्री, डिग्री क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स, डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर प्राइमरी की, प्राइमरी की ये क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। फिर डोमेन, पूल ऑफ लीगल वैल्यूज, डोमेन क्या है, पूल ऑफ लीगल वैल्यूज। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक। तो ये अगर एक रिलेशनल डेटाबेस है उसके अंदर टेबल है तो उस टेबल में ये टर्म्स यूज होते हैं, ठीक, उस टेबल में ये टर्म्स यूज होते हैं। तो ये आपका रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर का टेबल है जिसमें कई टर्म्स एक साथ हैं जिनको डिफाइन किया गया है, ठीक। अब इसके आगे देखा जाए, अब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की। अब हम बात करें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की, है ना। तो कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, क्या मतलब है कंस्ट्रेंट का, ये कई लेक्चर में लगातार बताया जा रहा है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देना या फिर कोई रूल लगा देना। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई रूल लगा देना। हम कहाँ लगाएंगे रूल, हम कहाँ उसका रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, किसी न किसी एट्रीब्यूट पे लगाएंगे। भाई टेबल की हम हमेशा रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस का क्या मतलब है, रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि हम टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक। अब टेबल में अगर हमें कंस्टेंट लगाना है, अगर हमें टेबल में कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है या कोई रूल लगाना है, तो उसके लिए हम कहाँ लगाएंगे, उसके लिए किसी न किसी एट्रीब्यूट पे लगाएंगे या किसी न किसी कॉलम पे लगाएंगे। कॉलम को ही क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन or rules on any attribute, restriction or rules on any attribute, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, कंस्ट्रेंट। जैसे जैसे हम ये लगा दें, जैसे हम ये लगा दें कि अगर एक कोई टेबल है, अगर एक कोई टेबल है अकाउंट, एक कोई टेबल है अकाउंट, उसमें है अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस, अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस। अगर एक कोई टेबल है या फिर एक कोई रिलेशन है जिसका नाम है अकाउंट, उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस। अब हम ये चाह रहे हैं
कि इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि इसका जो डेटा हो वो एक सिस्टमेटिक मैनर में हो, वो एक तरीके से हो, है ना। जो डेटा जहां चाहिए या जिस टाइप का डेटा जहां चाहिए वो चीज मेंटेन हो। तो देखिए इसमें क्या लगा सकते हैं, इस अकाउंट रिलेशन में क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? इस अकाउंट रिलेशन में रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं कि क्या है, अकाउंट नंबर नॉट बी रिवाइज्ड। अकाउंट नंबर रिवाइज नहीं होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं है भाई? अगर मेरा 101 अकाउंट नंबर है, किसी और का 101 अकाउंट नंबर होगा क्या? नहीं होगा। कैसे वो, आखिर में हम इसमें जब एंट्री कर रहे हैं भाई, डेटाबेस का क्या है? डेटाबेस का मतलब ये है कि जो डेवलपर होता है, अगर हम डेवलपर हैं या आप डेवलपर हैं, तो जो डेवलपर होता है वो सामने वाले को यूज करने के लिए दे देता है, वो सामने वाले को क्या करता है? यूज करने के लिए दे देता है, ठीक। तो अब अगर वो 101 अकाउंट नंबर इंटर कर रहा है, 101 अगर अकाउंट नंबर इंटर कर रहा है, तो भाई 101 एक लोग को अलॉट हो गया, 101 एक लोग को अलॉट हो गया। फिर 102 इंटर कर रहा है तो 102 क्या है? दूसरे को अलॉट हो गया। फिर ऐसे ही इंटर करते हुए वो भूल जा रहा है कि हम 102 इंटर किए हैं या नहीं किए हैं, 102 फिर से इंटर कर रहा है। तो जब 102 फिर से इंटर करेगा तो क्या अगर वो इंटर हो गया तो क्या दो अकाउंट, एक ही अकाउंट नंबर किसी दो लोग का हो सकता है क्या? एक ही अकाउंट नंबर किसी दो लोग का हो सकता है क्या? मेरा भी 101 अकाउंट नंबर है, किसी दूसरे का भी 101 अकाउंट नंबर है, एक ही बैंक में, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, उसी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हम लगाते हैं कंस्टेंट लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? कंस्टेंट लगाते हैं। उसी को बोला जाता है इंटीग्रिटी कंस्टेंट। क्या बोला जाता है? इंटीग्रिटी कंस्टेंट। तो इसमें क्या है? इसमें हम लगा दें अकाउंट नंबर must not be repeated। अकाउंट नंबर मस्ट नॉट बी रिपीटेड, है ना। तो जब रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब कि यूनिक वैल्यू होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें क्या यूज किए हैं? इसमें हम यूज किए हैं प्राइमरी की। क्या यूज किए हैं? प्राइमरी की, ठीक है। अब देखिए इसी तरह हम एक ये भी रूल लगा दें भाई, जब भी अकाउंट खुलता है तो उसमें क्या होता है? उसमें जो बैलेंस होता है वो उसका मिनिमम बैलेंस, अगर आप यूनियन बैंक का खोल रहे हैं अकाउंट, तो इसका मतलब उसमें मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, 1000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो मतलब क्या है? अकाउंट बैलेंस नल नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां फिर हम लगाएंगे रिस्ट्रिक्शन, फिर कोई रूल लगाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? अकाउंट बैलेंस कांट बी नल। अकाउंट बैलेंस कांट बी नल, है ना, ये चीज है। तो इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगा दें, इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो वो कहलाता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। वो क्या कहलाता है? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। देखिए इसीलिए लिखा गया है इसमें, integrity constraint provides some means to ensuring that changes made to the database by authorized users do not result in a loss of data consistency। changes made to the database changes made to the database by authorized users do not result in a loss of data consistency। है ना, कि अगर चेंज मेड किया जा रहा है तो डेटाबेस लॉस ना हो। कैसे? अगर हम 101 दो बार रख दे रहे हैं,
101 दो बार रख दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो डेटाबेस है वो, फिर अगर हम 101 रख दिए, भाई मेरा भी अकाउंट 101, इनका भी अकाउंट 101, तो क्या है, दोनों लोग का डेटा क्रैश हो गया, दोनों लोग का डेटा क्रैश हो गया। किसमें हम पैसा जमा कर रहे हैं, जब हम पैसा जमा कर रहे हैं तो किसके अकाउंट में जाएगा, वो डेटा लॉस हो जाएगा, वो डेटा लॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। तो उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। ठीक, तो ये कहलाता है आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। guard against accidental damage of the database, against accidental damage of the database। ठीक, तुरंत रोकेगा वो, जैसे ही हम इंटीग्रिटी कंस्टेंट लगाएंगे, जैसे ही हम 101 दो बार इंटर करेंगे, एक बार इंटर किए फिर से 101 इंटर किए, तुरंत वो बोलेगा, तुरंत वो रोकेगा, तुरंत वो एरर देगा कि 101 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तुरंत वो एरर देगा कि 101 ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, 101 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर ensures what format is suitable for an attribute is suitable for an attribute। कौन सा फॉर्मेट सुटेबल है, कौन सा फॉर्मेट सुटेबल है, वो एट्रीब्यूट को इंश्योर करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसमें कितने टाइप के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हैं उसको वो एक एक करके आएगा, कितने टाइप के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हैं। अब हम देखते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्टेंट, फिर से उसके नाम से ही क्लियर है, कंस्टेंट का क्या मतलब है, रूल। कंस्टेंट का क्या मतलब है, रूल। डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन का मतलब ये है कलेक्शन ऑफ लीगल वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट। एक कॉलम के कलेक्शन ऑफ लीगल वैल्यूज, है ना। तो जैसे ही उस कॉलम पे हम डोमेन कंस्टेंट लगा देंगे, जैसे ही हम उस कॉलम पे डोमेन कंस्टेंट लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस टाइप का डेटा चाह रहे हैं, जिस टाइप का हम डेटा चाह रहे हैं उसी टाइप का वो डेटा लेगा, उसी टाइप का वो डेटा लेगा। अगर उस टाइप का डेटा नहीं होगा तो तुरंत वो वही रोकेगा, तुरंत वो मैसेज देगा। जैसे अगर हम बैलेंस पे लगा रहे हैं, अगर हम बैलेंस पे लगा रहे हैं तो वो क्या, डोमेन का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ लीगल वैल्यूज। कलेक्शन ऑफ लीगल वैल्यूज वो ऊपर से कलेक्ट करते हुए आएगा, जहां उसको नल मिलेगा, जहां उसको नल मिलेगा तुरंत वहीं रोक देगा। और तुरंत क्या एरर देता है, अकाउंट बैलेंस कांट बी नल, अकाउंट बैलेंस कांट बी नल। तो वो क्या है, फिर से इसके नाम से क्लियर है, कंस्टेंट का मतलब हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कंस्टेंट का मतलब हम रूल लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं, डोमेन पे लगा रहे हैं, डोमेन पे लगा रहे हैं। डोमेन होता क्या है, डोमेन होता है किसी एक एट्रीब्यूट का कलेक्शन ऑफ लीगल वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ लीगल वैल्यूज। तो जैसे ही कंस्टेंट के अगेंस्ट आया, जैसे ही रूल के अगेंस्ट आया, तुरंत वो बाहर फेंक देगा और तुरंत वो एरर देगा, तुरंत वो बाहर फेंक देगा और तुरंत क्या देगा, वो एरर देगा। ठीक, तो वो कहलाता है डोमेन कंस्टेंट। वो क्या कहलाता है, डोमेन कंस्ट्रेंट। देखिए इसमें लिखा है दे टेस्ट वैल्यूज, दे टेस्ट वैल्यूज inserted in the database, inserted in the database and test queries and test queries to ensure that the comparisons make to ensures that the comparisons make sense,
द कंपैरिजंस मेक सेंस, है ना। तो ये है डोमेन कंस्टेंट। इसका एग्जाम्पल देखिए, वही अगर बैलेंस पे आता है तो ये एक एग्जाम्पल है इसका, अकाउंट बैलेंस कांट बी नल, अकाउंट बैलेंस नल नहीं हो सकता, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन कंस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन कंस्टेंट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डोमेन कंस्टेंट, ठीक। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।